जलवायु में ना किसी भी एरिया के एक लंबे समय से 30-35 साल का अगर आपको अनुभव है कि किस महीने में ज्यादा ठंडी, किस महीने में कम ठंडी, तो उस अनुभव के आधार पर हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। जैसे हमारी जलवायु है कि अप्रैल से मई से लेके और सितंबर तक गर्मी पड़ेगा, अक्टूबर नॉर्मल रहेगा, नवंबर से ठंड चल। ये कैसे पता आपको? आपको अनुभव हुआ है। लेकिन अगर आपको उतार दिया जाए जापान में तो आपको यह अनुभव नहीं होगा। हाँ, जापान में जाएंगे तो फिर दिक्कत, क्योंकि वहां का आपको अनुभव नहीं है। तो किसी भी एरिया का जो मौसम होता है, उस मौसम के औसत मान को, कितने साल का औसत निकालना है? 35 साल। 30 से 35 साल के औसत को निकालते हैं तो क्या निकलता है? जलवायु। जलवायु में कई चीज बहुत मेन रोल निभाते हैं। जैसे विषुवत रेखा से कितनी दूर है। अगर आप विषुवत रेखा के पास रहेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा और बहुत बारिश होगा यहाँ पर। जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर होते जाएंगे, आपको वैसे वैसे गर्मी कम पड़ते जाएगा, ठंड ज्यादा होते रहेगा। तो ये विषुवत रेखा डिपेंड करता है। साथ ही आपका पर्वत भी डिपेंड करते हैं, कितनी ऊंचाई पर आप हैं। जितने ऊंचाई पर रहिएगा उतना ज्यादा ठंड आपको ज्यादा लगेगा, और जितने नीचे रहेंगे ठंड उतना कम लगेगा। जैसे पहाड़ों के ऊपर देखेंगे, जो भी ठंडे एरिया को देखेंगे वो अमूमन पहाड़ पे रहते हैं। या तो वो विषुवत रेखा से दूर होंगे, या तो फिर वो पहाड़ पे होंगे, नहीं तो वहां ठंडा ज्यादा नहीं पड़ सकता। तो ठंड लाने में दो चीज मेन रोल निभाते हैं, एक पहाड़ और दूसरा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा आप नक्शा में भी देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा चीज। ये विषुवत रेखा देखिए, कौन सी रेखा वो? विषुवत रेखा। अब ये विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे, अब क्या पड़ने लगेगा? ठंडा, ठंडा पड़ेगा। रूस में ठंड का मुख्य कारण क्या है? ठंडा बंग, विषुवत रेखा से दूरी। नॉर्वे में भी, कनाडा, ग्रीनलैंड, इस समय विषुवत रेखा से दूरी। लेकिन अगर वही हम देखते हैं, नेपाल में पर्वत, अफगानिस्तान में पर्वत, पर्वत पहाड़ हो जाता है, कश्मीर में पर्वत। विषुवत रेखा से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है इनकी, क्योंकि विषुवत कर्क रेखा तक तो सूर्य खुद ही आ जाता है। कर्क रेखा तक सूर्य की किरणें सीधी आ जाती है, और नीचे मकर रेखा तक भी सूर्य की किरणें सीधी चली जाती हैं। अब ये बताइए, यहाँ पे ठंड का मुख्य कारण पर्वत है, और अफगानिस्तान में भी पर्वत, नेपाल में भी पर्वत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नेपाल वगैरह हर जगह में क्या चीज है? पर्वत है। तो दो चीज मेन रोल निभाते हैं किसमें? जलवायु। साथ ही पर्वतों की स्थिति भी बहुत मायने रखती है। जैसे यहाँ से ठंडी हवाएं जब आती है ना उत्तरी ध्रुव से, तो यहाँ हिमालय खड़ा है। ये हिमालय क्या करता है? इन हवाओं को रोक देता है। और अगर ये नहीं खड़ा रहता है हिमालय, तो यहाँ से इतनी ठंडी हवाएं आती कि टेम्परेचर हम लोग का -30, -40 ऐसे रहता है। 5 मिनट के लिए अगर हिमालय हट जाए, 5 मिनट में पूरी हिंदुस्तान को साफ कर देगा, नॉर्थ इंडिया पूरा, क्योंकि पूरी ठंडी हवाओं को वही रोक के रखा है। तो किसी भी एरिया के जलवायु जो होता है ना, वो एक लंबा प्रयास होता है। ऐसा नहीं होता कि जलवायु कभी एक बार में चेंज हो जाएगा। और अगर जलवायु चेंज हुआ ना, तो मरना फिक्स है। जैसे हम लोग यहाँ पर समुद्र है, यहाँ भारत के नीचे मुंबई है, चेन्नई है, यहाँ पर जलवायु सबको पता है वहां पे कि समुद्र का लेवल कितना नीचे है। अचानक समुद्र का लेवल 10 फीट ऊपर उठ गया, शहर को क्या कर देगा? दबा देगा वहां पर। तो जलवायु में जल, वायु और टेम्परेचर, ये 3 चीज का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के आधार पर कोपेन ने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। हालांकि अगर आप देखेंगे जलवायु के आधार पर पृथ्वी को, तो हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में हम लोग पृथ्वी को बांट देते हैं। ये पृथ्वी हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया। आपको पता है वो विषुवत रेखा पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी कि कम? ज्यादा। सूर्य की किरणें लंबवत कहां तक जाती हैं? कर्क रेखा, और नीचे मकर। इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं, सीधा नहीं जाता है। तो तिरछा जाएगा ना तो रोशनी तो जाएगा, बट उष्मा उतना नहीं रहेगा। किसी में एकदम सीधा जाना है, किसी में तिरछा, में बहुत का अंतर आ जाता है। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा तक चली जाती है। तो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। आइए,
मकर रेखा, कर्क रेखा, आइए विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, समझ में क्या? तो यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा गर्म आती है, तो ये एरिया क्या हो जाता है? गर्म क्षेत्र। क्या हो गया? गर्म क्षेत्र। अब वहीं ऊपर जाएंगे, यहाँ पर एक आर्कटिक रेखा, कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। तो ये रेखा कौन सा है? आर्कटिक। और नीचे वाला अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। तो इसे हम सर्कल भी कहते हैं, आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक, आर्कटिक, ये आर्कटिक है। आइए अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया ये ऊपर वाला सर्किल आर्कटिक, और ये नीचे वाला सर्किल अंटार्कटिक। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। चलिए बाबू, इनका भी आप ही लोग के बैच के ऑनलाइन थे कि ऑफलाइन? ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन में थे। यहाँ पे ऑनलाइन वाले लड़के लोग, बाबू आप लोग भी सीरियस पढ़ाई कीजिए, और अगली बार आप लोग भी लेके आइए, और ऐसे खूब बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे जाइए। आप लोग ईमानदारी से काम करते रहिएगा, ठीक है? और यहाँ आपका दोबारा लौट के आना है। यहाँ पे मेंस में लग जाना है। चलिए बढ़िया। तुम लोग के लायक बात नहीं था। ठीक है। बीपीएससी में भी हो गया है, तो इनके लिए बहुत 6-7 महीना और थोड़ा सा है, तो यहाँ पे डबल के जगह पे ट्रिपल लग जाएगा। तो वो कुछ बात अलग थी, जो उसको सबको सब चीज नहीं ना बताएगा अपने। आप पहले पीटी पास कीजिए, आपको मेंस वाला बताएंगे, मेंस पास कीजिए, इंटरव्यू वाला बताएंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इंटरव्यू पास कीजिएगा, फिर उसके आगे क्या होता है, ड्यूटी के बाद वो वाला बात बताएंगे, क्योंकि उसमें बड़ा वो सब होता है, लॉबिंग वॉबिंग होती है बहुत, आप लोग को नहीं पता है अभी। आप धीरे धीरे सब बात बता देंगे। तो जैसा इनका बात था वैसा हम इनको बताएं, कोई बात नहीं, आपको हम सारा बात बता देंगे। यहाँ पे पटना में पोस्टिंग है, बड़ी काम कराएगा। कोई बात नहीं, पटना में पोस्टिंग है इनका भी। लड़का सब यहाँ पटना में थोड़ा सा क्या है ना कि क्राउड ज्यादा होने की वजह से मामले ज्यादा आते हैं सब यहाँ पे। लेकिन एक चीज है कि पटना में जिनको पहले देता है ना, तो एक चीज आता है कि पटना में अधिकारी लोग थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं लोग। बैंक अच्छा है, उसको पटना मिला। तो जो तेज तरार रहते हैं लोग, उन्हीं लोग को भेजता है। बढ़िया रोल फिल्म में किसको दिया जाता है? जो ऐसे सबको पटना में नहीं लिया जा सकता। बढ़िया है, अपने यहाँ के ज्यादातर को पटने में दे दिया है। देखिए कई लड़के, बहुत सारे लोग को पटना में दे दिया। तो इसमें आपको एक फायदा रहेगा, मेंस में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आप लोग को यहाँ पे डीएसपी लेके, हाँ खुश रहिए, खुश रहिए। डीएसपी बन के, डीएसपी, एसपी, आप ऑल इंडिया रैंक 3 एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए ऑल इंडिया रैंक 14। ओटीए में आईएमए का आ गया, तो आप ओटीए के पीछे काहे पड़े हो भाई? अब इंटर जब हो जाएगा तो कोई कहेगा कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट गायब हो गया। देखिए आप वहां गए ना जहां मेरा जाने का सपना था, यहाँ पे, तो ये वहां गए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी रैंक 14, आईएमए रैंक 14, एयरफोर्स 3। तो अभी आप एयरफोर्स ज्वाइन कर लिए? एयरफोर्स ही ज्वाइन करेंगे क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस वो था। अच्छा, और फ्लाइंग फिट हो गए। फ्लाइंग फिट हो गए भाई, एयर फ्लाइंग ऑफिसर, वाह अभिनंदन। ये तो बहुत बढ़िया बात है। आज सबसे खुशी हो रही है सर कि आपको सामने देख रहे हैं। बताइए किसमें कितना रैंक था आईएमए? Hi, myself Shubham, UPSC CDSE 1 2022, All India Rank 3, Air Force Academy, All India Rank 14, Indian Military Academy। और मैं सर के पहले बैच का जो ऑनलाइन आया था 2020 के सितंबर में, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का, उसका स्पेसिफिक स्टूडेंट हूं। और मैंने भी ना एग्जाम फोकस तैयारी नहीं की थी, मैंने सिर्फ ज्ञान लेने के लिए सर के पीछे सर का बैच लिया था कि ज्ञान तो मिलेगा। और वही ज्ञान का नतीजा रहा कि पिछली बार भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था, लेकिन एसएसबी क्लियर नहीं हुआ था, परंतु इस बार क्लियर हो गया। और सर से हमेशा यूट्यूब पे मोटिवेशन और करंट अफेयर्स, आप लोग सब जानते ही हैं सर का ज्ञान क्या है।
तो वही है हमारा। आप एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ सर, फ्लाइंग ऑफिसर। प्रेफरेंस सर लव तो हमेशा ओटी है, ऑलिव ग्रीन है सर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस वो होता तो वही मिलेगा सर। राफेल आ गया। चलिए बढ़िया। हाँ? यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, हाँ हाँ हाँ, मिठाई खिलाते हैं क्योंकि दोबारा हम बहुत आर्मी में सिलेक्शन के बाद काफी ज्यादा प्रोसीजर स्टिक हो जाते हैं, आर्मी मिलिट्री सबके। अब इनको हम क्या बोलेंगे कि अब आगे जाएंगे। अब आपको अगर आईएमए ज्वाइन करते हैं तो आप आने वाले फ्यूचर में, अभी जब आप लोग बूढ़े होंगे तो इनको आप लेफ्टिनेंट जनरल के आसपास में देखेंगे। ये सेना के जिस एज में ये गए हैं, देश के कम से कम इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी आने वाले, जो भी इस एज में जाते हैं लोग, एक यंग एज में। हालांकि अगर आप एयरफोर्स में गए, आप फ्लाइंग वो उसमें कैटेगरी में हो गए, फ्लाइंग फिट पूरी इंडिया में सबसे टफ मेडिकल अगर किसी का होता है। देखो मेडिकल तो आर्मी का एनडीए और सीडीएस में टफ होता ही है, हमसे कौन पूछेगा, तूने हम वही में से छट के आ रहे हैं। लेकिन उनमें भी हम तो मिलिट्री के ही मेडिकल से छट गए थे, आर्मी के उसमें भी सबसे टफ मेडिकल होता है तो फ्लाइंग मेडिकल से टफ कोई मेडिकल होता ही नहीं, क्योंकि एक पायलट के ऊपर जिम्मेदारी होती है और हजारों करोड़ का जहाज उसके हाथ में होता है। और उसके अलावे जहाज चलता फिरता बारूद है, उसमें कितनी हथियारें हैं, कितना मिसाइल है, उसके अंदर कितना फ्यूल टैंक है। अब पता चला पायलट वहां गया और इसमें बेहोश हो गया, नहीं दिक्कत हो जाएगा वहां। और जब वो जाएंगे 6G तक चला जाता है वहां पे। आप देखे होंगे एयरफोर्स के पायलट को हरे रंग का एक सूट पहनते हैं, चेन लगा रहता है, और ठीक से चल नहीं पाते, ऐसे ऐसे चलते होंगे यहाँ पर। उसमें पूरा प्रेशर भरा रहता है वहां, उसको लिंक किया जाता है जहाज से। जब जहाज इतनी साउंड बैरियर को तोड़ता है ना, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ना, बहुत रैंडम चेंज होता है। कभी नॉर्मल जी से वैल्यू चली जाती है 6G 5G, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है यहाँ पे, एकदम आंख ना काम करना बंद हो जाएगा। तो वो सूट होता है अलग से, प्रेशर वहां कर। छोटे से जहाज के अंदर जब जिम्मेदारी दी जाती है तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि जो लोग यहाँ है, कल को दिन अखंड भारत में ये लोग और ढेर सारा आशीर्वाद आपको, और आपसे बहुत उम्मीद है। राफेल भी आ गया है और बहुत जल्दी आप उसमें बैठेंगे। हाइट भी ठीक ठाक है, हाइट बहुत ज्यादा मांगता है, फ्लाइंग वगैरह में हाइट ज्यादा। पटना यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज के लिए एक और हमारे सीनियर ऑल इंडिया रैंक 6। अच्छा यही के ऑल इंडिया 6 वहां पे, उनको भेजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक, हम मिठाई खिला देते हैं। मैं आपको खिलाऊंगा। एक महीना आधा आधा कर देते हैं, हाँ हाँ, वरना हम इतना चलिए बढ़िया है। अब बहुत जल्दी हम आपको देखना चाहते हैं एक बार, ताकि कारनामे आपके अखबार में निकले, ठीक है। खुश रहिए, ठीक है। अखंड भारत वाला ग्रुप, सब अलग अलग ग्रुप है भाई ना। तुमको क्या मजाक लगता है? हाँ, लड़ाई अखंड भारत, समझा गया, छोटा मोटा नहीं है। अब अपने लड़कों के हाथ में जिस दिन राफेल आ जाएगा ना, उस दिन ऊपर अब कम ही बोलते हैं ना, मीडिया वाला हमारा पीछे पड़ जाता है। आप शांति नहीं चाहते हैं। भारत की अशांति का दुई एगो चीज है, उन दोनों को शांत कर दीजिए, हम शांत हो जाएंगे। ये समझ आ गया सर? हम भी बहुत जल्दी आओ, रैंक होल्ड करके आओ। ऑल ओवर इंडिया में रैंक 3, ये एयरफोर्स में, और मिलिट्री आईएमए ऑल ओवर इंडिया रैंक 14। समझ रहे हैं कितना बड़ा रैंक है? सबसे टफ होता है फ्लाइंग मेडिकल पास करना। हम लोग तो उसी मिलिट्री, क्योंकि देखिए मिलिट्री को जमीन पे रहना है, थोड़ा बहुत भी एडजस्ट हो सकता है उसको हवा में, और एबनॉर्मल स्पीड ओजोन लेयर के ऊपर, ये तो नीचे तो ऊपर भागना होता है। आप कौन सा डिपार्टमेंट देगा ये डिपेंड करता है आप आने के बाद। कि मल्टी रोल जहाज देता है, इंटरसेप्टर देगा। अगर इंटरसेप्टर देगा, इंटरसेप्टर जहाज क्या होता है ना, दुश्मन का जहाज है, सबसे पहले ही जाके मारेगा उसको, धड़। इंटरसेप्टर। मल्टी रोल दूसरे को मार भी सकते हैं और नीचे बम भी गिरा सकते हैं।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पानी उनी नहीं, ए हल्ला नहीं कर पाओ। हाँ एयरफोर्स में ना कई आगे जाके इसको हाइट भी बहुत ज्यादा थी, 6 फीट से तो नीचे लेगा भी नहीं फ्लाइंग में। फ्लाइंग में सबसे ज्यादा हाइट लेता है फ्लाइंग वाले में, वहां पे एयरफोर्स। जैसे अभिनंदन जी का इंटरसेप्टर था यहाँ पे, हम तो सोचेंगे इंटरसेप्टर ही मिले। इंटरसेप्टर होते हैं सब दौड़ा के पहले मारते हैं, बॉम्बर होते हैं बम गिराते हैं, वो स्पाई वाले होते हैं जासूसी करते हैं, एवॉक्स वाले होते हैं दूसरे जहाजों को रास्ता बताते हैं कि निकल निकल निकल, इन्हें से 4 को जहाज ये दौड़ा दे इन्हें से नीचे। यहाँ पर एवॉक्स वाले होते हैं। हेलीकॉप्टर वाले होते हैं कि नॉर्मल जो छुप छापे रहते हैं उनको मारते हैं सब। ट्रांसपोर्ट वाले बड़े बड़े उठा के। तो फ्लाइंग में जब मेडिकल पास हो जाते हैं लोग, तब उसके बाद उनको डिसाइड किया जाता है कहाँ भेजा जाएगा। बट जितना हमको अनुभव है, जितने यहाँ पे हिस्ट्री देख जाके राफेल कैटेगरी। चलिए अभी एक और है ना, रैंक 6 है इनके ग्रुप के, रैंक 6 है, वो भी आएगा। देखिए चलिए हम लोग आते हैं जलवायु पे। आप लोग भी जल्दी जल्दी बाबू सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। अच्छा एक तो बिहार में अलगे समस्या, ससुरा यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम नहीं लिया सब। हाँ एक दो गो मगध यूनिवर्सिटी के ऊपर भी अभी आपको हम बात बताते हैं ना, नेक्स्ट ईयर से इस ईयर में, अभी इस ईयर में बहुत सारे लड़के इंटरव्यू के लिए रुके हैं सब। अभी देखिएगा ना, यूपीएससी वाला में इंटरव्यू दिसंबर से चालू हो जाएगा, फिर इधर बीपीएससी वाला में मेंस हो गया। यहाँ पे इंटरव्यू जो पहले वाले दिए वो उनके इंटरव्यू के लिए कह रहे हैं। तब अब हम लोग ना इसके लिए जब यूपीएससी या बैच रहे ना, तो उसमें आपको एक क्लास जो है, अभी हम आपको हर एक बात नहीं बता रहे हैं, बट एक क्लास जो है आपका ना, जो रैंक होल्डर लड़के हैं वो आपका कंडक्ट करेंगे। जैसे ये लोग रैंक होल्डर है लोग, ऑल ओवर इंडिया 3, एयरफोर्स में 3, आईएमए में 4, जैसे ये है ना, वैसे यूपीएससी का ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 जो रहेंगे, टॉप 100 के अंदर, वो एक क्लास उन लोगों से भी आपका महीने में एक बार कंडक्ट कराएंगे, ताकि आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाए इंटरव्यू के लिए। क्योंकि एक को देखे तो इंटरव्यू पसीना छूट गया था उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत जल्दी आप लोग के लिए एक आध दिन के अंदर हम अनाउंसमेंट कर देंगे। हाँ एक आध दिन खत्म नहीं होता है। 26 कब है? तो हम तो बोले ही थे आप लोग को। हाँ 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 चलिए, वो हमें ऊपर बड़ी प्रेशर न रह जाता है सब चीज का। आपको समझ में आ रहा है? जिनकी फीस लाखों में थी वो हमको प्यार से देख रहे होंगे। हाँ बेचारा कह रहा हो आज बढ़िया से खाना खा लो, चला आया हूँ बिहार से पता नहीं कल को ठीक ठाक मिलेगा कि नहीं। देखिए बाबू, जलवायु के सिद्धांत में हम आपको समझा रहे थे। ये रेखा कौन सी थी बाबू? कर्क रेखा। ये मकर रेखा, मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये आर्कटिक, ये अंटार्कटिक। देखिए यहाँ पे पूरी तरह क्या होता है, गर्मी, यहाँ ठंडी गर्मी दोनों होता है, तो शीत और गर्मी दोनों होता है, तो शीतोष्ण कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? शीतोष्ण। और ये पूरी गर्मी होता है इसलिए इसे उष्ण, इसे क्या कहेंगे? उष्ण। यहाँ दोनों रहता है तो इसे शीतोष्ण। क्या हो गया? शीतोष्ण। ये शीत, क्या हो गया? शीत। ये पूरी तरह ठंडा, शीत, शीत कटिबंध। समझ में आ गया कि नहीं? तो जलवायु इसके आधार पर भी डिपेंड करता है कि टुंड्रा में गए हैं कि टैगा में गए हैं। देखिए टैगा में कम ठंडा पड़ता है और टुंड्रा में बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है। एकदम टॉप वाला ये हो जाता है टुंड्रा, और एकदम नीचे वाला भी टुंड्रा, एकदम टॉप वाला टुंड्रा और एकदम बॉटम वाला भी टुंड्रा, और जस्ट इससे पहले टैगा, और ये वाला भी टैगा। तो बताइए ज्यादा ठंडा टैगा में कि टुंड्रा में? टैगा और टुंड्रा दोनों शीत कटिबंध का भाग है। कटिबंध मतलब होता है एरिया, कटिबंध मतलब क्या होता है? एरिया। शीत कटिबंध का ही क्या है? भाग है। तो टुंड्रा ये कौन सा है? टैगा, ये टुंड्रा, ये टैगा, ये टुंड्रा। सबसे कम वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? सबसे कम वनस्पति टुंड्रा। हाँ बताओ बाबू क्यों? सबसे कम वनस्पति टुंड्रा में क्यों? हाँ
ठंडा बहुत ज्यादा है। ठंड ज्यादा होने के साथ साथ सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंचती है। जब कम सूर्य की किरणें कम पहुंचेगी तो वनस्पतियां कम होंगी, वनस्पतियां कम होंगी, पेड़ पौधे भी कम होंगे। वही जीव जंतु पनप सकते हैं जो ठंड को सरवाइव कर सके। उनकी चमड़ी, बाल शरीर पे क्या होगा ज्यादा, लेकिन जो वहां आदमी रहेगा उसका चमड़ा शरीर का क्या रहेगा, पतला, क्योंकि मोटा चमड़ा हम ही लोग का होता है। जो इस एरिया में रहते हैं ना, इस एरिया में, उन्हीं का क्या होता है, मोटा चमड़ा होता है, क्योंकि इस एरिया में सूर्य की किरणें बहुत तेज आती हैं, जिस वजह से मोटा चमड़ा नहीं रहेगा तो अंदर तक दिक्कत हो जाएगा। और वही अंग्रेजों को देखेंगे जो कनाडा वनाडा से है, एकदम लगेगा लेमिनेशन कैल है, जैसे मान साट के प्लास्टिक साट दिया है यहाँ पे, क्योंकि वहां ज्यादा धूप उतना पड़ता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हम लोग का तो चमड़ा दिखते हैं तनिए से पतला है भैंस से। हाँ, गाय के बराबर है। हाँ, अंग्रेज सब इसीलिए पूरा व्हाइट रहता है, सब आप एकदम पतला चमड़ा रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ जाए ना। तो कोपेन इन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण किया। कोपेन ने देखा कि किसी भी एरिया में जो जलवायु है उसमें सबसे जरूरी होता है सूर्य का गर्मी कितना पड़ रहा है, वर्षा कितना हो रहा है, और मरुस्थल कितना है। अगर मरुस्थल बन गया तो वहां पे भी दिक्कत आएगा, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में पेड़ पौधे ज्यादा नहीं निकलते। वर्षा की मात्रा ज्यादा है तो पेड़ पौधे ज्यादा, कम है तो कम। उसी तरह सूर्य की मात्रा अगर ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। तो कोपेन का सिद्धांत देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ चीजें याद, आपको कोड याद रखना पड़ेगा। ये एक कॉमन कोड है, जहां उष्ण यानी गर्मी रहेगा, तापमान के आधार पर कोड अलग कोड, वर्षा के आधार पर अलग कोड, और मरुस्थल के आधार पर अलग कोड, अलग कोड। जैसे थार मरुस्थल की बात करेंगे तो थार मरुस्थल जो है ना, गर्म है। क्या है? गर्म है और शुष्क है। कैसा है? शुष्क है। देखिए, गर्मी के साथ साथ अगर वर्षा होगी तब ए होगा, और केवल गर्मी होगी तो बी। तो थार मरुस्थल में वर्षा ना बराबर होती है, तो थार मरुस्थल कैसा है? शुष्क। थार मरुस्थल शुष्क। और उसमें वर्षा कब होती है? क्या वर्ष भर वर्षा होगी मरुस्थल में? राजस्थान नहीं। क्या मानसून में होगी? बहुत कम होती है, मानसून में नहीं होगी। गर्मी के दिन में, मतलब मानसून के आसपास का समय, गर्मी के दिन में थोड़ा बहुत वर्षा हो सकती है। तो वहां थोड़ा बहुत वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए अलग कोड दे सकते हैं। तो वर्षा के आधार पर अलग कोड, तापमान के आधार पर अलग कोड, मरुस्थल के आधार पर अलग कोड। कुछ मरुस्थल एकदम शुष्क होते हैं, जैसे आटाकामा का मरुस्थल, कभी वर्षा नहीं होता है, 10 साल पे एक बार कभी बारिश हो गया, तो शुष्क मरुस्थल। कुछ मरुस्थल गर्म मरुस्थल होते हैं। कैसे होते हैं? गर्म मरु, जैसे थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ये सब इन मरुस्थलों में बारिश बहुत कम होती है, कभी कभार होती है। ठंडा मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल, ये सब कैसा है? ठंडा मरुस्थल। टुंड्रा मरुस्थल, टुंड्रा तो आपको पता ही है, एकदम टॉप पे टुंड्रा, एकदम नीचे भी टुंड्रा। तो टुंड्रा भी तो मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब मरी हुई जमीन, जहां पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं, पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कोड का मतलब क्या होता है? अरे कोड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़े, करा मेरा डेट ऑफ बर्थ 96 है, बीपीएससी मिल सकता है। 96 में काहे नहीं मिल जाएगा? 96 में बीपीएससी इजीली मिल जाएगा। डेट ऑफ, ये सब देखो, ये सब चीज तुम लोग नॉर्मल चीज पता करोगे कि डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, ये सब चीज खुद से पता रहना चाहिए। सिंसियरिटी का एक चीज होता है। कुछ लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन में ऑनर्स कुछ और था। अरे भाई, ग्रेजुएशन का आप एग्जाम दिए थे, कोई ऑनर्स रखिए, मेंस में जो चीज मन वो चीज ले लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं होता। समझ यही ना? आपका मन, आप मैथिली ले लीजिए, मैथिली लेते हैं लोग, और जिनकी मैथिली अच्छी है, अच्छा खासा नंबर आ जाता है। समझे? अब किसी का मैथ ले लीजिए, मैथ अच्छा है तो मैथ ले सकते हैं, फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स ले सकते हैं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है? तो कोड समझ में आ गया। गर्म और आर्द्र के लिए ए, शुष्क के लिए बी, समशीतोष्ण मतलब बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल के लिए और ठंडा डी, और ध्रुवीय क्षेत्र ई। तापमान के आधार पर कितना बताइए? गर्म ए, शुष्क, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण शीत, टुंड्रा। मतलब ध्रुवी को हम टुंड्रा कह सकते हैं ना,
ध्रुवी कहें या टुंड्रा कहें, कोई दिक्कत? एकदम पोल पे चला गया, पोलर कहिए, टुंड्रा कहिए, ध्रुवी कहिए, बात क्या रहता है, बराबर ये सेम ये बात है। तो तापमान के आधार पर आप कोड बना सकते हैं। अगर आप बात करेंगे हम लोगों में, तो हम लोग किस में आते हैं? समशीतोष्ण। किसमें? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण में आ जाता है। कश्मीर का बात कीजिए, शीत। और क्या कश्मीर में बारिश होती है? होती है। बाढ़ आ गया था 2 साल पहले, भयानक। तो कश्मीर किस में जाएगा? डी। और रूस किस में जाएगा? ई। हाँ, ई। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पूछता है। एक बार यूपीएससी में पूछे थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, तो आपको दे देगा थार मरुस्थल, तो आप उसको टेम्परेचर के आधार पर अलग कोड दीजिए, वर्षा के आधार पर अलग कोड दीजिए, और मरुस्थल के आधार पर अलग कोड देना पड़ेगा। तो ये कोड कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बताइए थार मरुस्थल कैसा है? शुष्क। हाँ, शुष्क। और बताइए वर्ष भर वर्षा होती है? मानसून में, गर्मी में। हाँ, मानसून को तो रोकने के लिए अरावली पर्वत रोकिए नहीं पाता, तो कैसे वर्षा होती है? गर्मी में। क्या वो एकदम शुष्क मरुस्थल है? नहीं, एकदम शुष्क नहीं है। कैसा है? गर्म मरु। कैसा है? गर्म मरुस्थल। तो थार मरुस्थल गर्म, वर्षा गर्मी के दिन में थोड़ी सी होती है, जिसे मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। मानसून चैप्टर में हम जो मानसून पढ़ लिए हैं, उनको हम पढ़ा दिए थे कि मानसून को जेट स्ट्रीम जब कैस्पियन सागर से मानसून को लेके आता है, तो मावट नामक वर्षा होती है थार मरुस्थल में। तो गर्मी के दिन में वर्षा होती है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है। बताइए थार मरुस्थल शुष्क है कि उष्ण है? हाँ, तो देखिए कोड बनाएंगे तो इसका अलग डिजाइन का बनेगा। यहां से कोड बन गया बी, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू एच। समझ में गई ना? अब समझिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, पूछ दिया था थार मरुस्थल क्या है, और ऑप्शन दिया था इसी टाइप का अल्फाबेटिकली। BWH सही हो गया। क्या हो गया? BWH। किसी को दिक्कत? नहीं, कोपेन ने अपने से डिसाइड किया। आप पता नहीं ABCD में कौन सा बेस रहेगा? नहीं, इसको उसने इसको स्मॉल रखा, इसको क्या रखा? कैपिटल। इन दोनों को क्या रखा? स्मॉल। और यहाँ पे क्या रख दिया? कैपिटल। देखिए उष्ण के लिए ए, शुष्क के लिए बी, समशीतोष्ण, शीत, ध्रुवीय, टुंड्रा। याद रहेगा? बताइए उष्ण विषुवत रेखा के लिए ए, क्योंकि विषुवत रेखा पे उष्ण के साथ साथ वर्षा भी होता है। उष्ण के साथ साथ वर्षा। आर्द्र मतलब वर्षा। आर्द्र मतलब क्या होता है? वर्षा। तो कंफ्यूज नहीं होगा, जब भी आर्द्र लिखेगा तो क्या लिखेगा? वर्षा। कोड याद रखिए, आपको पूछेगा, दे देगा जगह आपको। कनाडा किसमें होता है? तो आपको सब पता है। कनाडा में ठंड पड़ता है, कनाडा में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, कनाडा उत्तरी ध्रुव के पास आता है, सब पता है। लेकिन कोड नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो बताइए उष्ण और आर्द्र, शुष्क, समशीतोष्ण, शीत, टुंड्रा। टुंड्रा कोई ध्रुवी कहेंगे? ये किस आधार पर था? तापमान के आधार। किस आधार पर? अब देखते हैं वर्षा के आधार। किस आधार पर? वर्षा के आधार। भयानक वर्षा साल भर एम, साल भर वर्षा। मानसूनी वर्षा एम, मानसूनी वर्षा। गर्मी के दिन में वर्षा डब्ल्यू, गर्मी में, और ठंड में वर्षा। तमिलनाडु में ठंड में वर्षा होती है, तो उसमें कौन सा कोड जाएगा? एस। तमिलनाडु में एस। और तमिलनाडु जो होता है ना, गर्मी पड़ता है, तमिलनाडु में गर्मी रहता है, और वहां समुद्र के किनारे, इसलिए हमेशा आर्द्रता, नमी मेंटेन रहती है, तो वहां ए एस। मरुस्थल है कि नहीं है, ये सब चेक कर लेंगे लोग पहले। कोड याद रहेगा? हाँ, साल भर वर्षा एफ, साल भर वर्षा। मानसूनी वर्षा, गर्मी में वर्षा, ठंड में वर्षा एस, ठंड में वर्षा। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? मरुस्थल के आधार पर देखा जाए, देखिए मरुस्थल के आधार पर बांटेंगे तो इसको कैपिटल डब्ल्यू हो जाता है। कौन सा? कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एच, स्मॉल के, फिर कैपिटल टी। टुंड्रा के लिए टी, टुंड्रा के लिए टी, टुंड्रा, टुंड्रा के लिए। और वहां पर ई, ई। जैसे आप देखिए ना, अंटार्कटिका में देखिए, अंटार्कटिक पूरा महाद्वीप है, दक्षिण महाद्वीप है। क्या वहां वर्षा होती है? नहीं।
वर्षा नहीं होती है। लेकिन क्या वहां पे ठंड रहता है? तो तापमान के आधार कौन कोड दीजिएगा? ई। वर्षा है नहीं, कोड देंगे। अब बताइए मरुस्थल कैसा है? टुंड्रा। ईटी, बताइए ईटी किसके लिए है? अंटार्कटिकल। कोपेन का कुछ नहीं करना है आपको, बस उसका कोड याद रखना है। कोपेन का क्या करना है? कोड याद रख। क्या याद रखेंगे? कोड। कुछ कुछ है सब कर समझ में नहीं आया, तो मेहनत करो तब समझ में आएगा। नहीं समझे? हाँ, हमारे यहाँ किसी राज्य से मकर रेखा नहीं जाती है, कर्क रेखा जाते हैं। कर्क रेखा उष्ण शुष्क। उष्ण में आएगा, अगर बारिश हो रही है तो उष्ण आर्द्र, अब बारिश नहीं हो रही है तो शुष्क। बारिश नहीं हो रही है तो शुष्क। पहले कोडवा याद कर लीजिए, फिर एक एक करके दिखा देंगे। कोडे दिमाग से उतर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ए उष्ण और बी समशीतोष्ण। टुंड्रा, टुंड्रा ई। शीत डी, शीत डी, डी डी। एबीसीडी याद हो गया नाम? साल भर वर्षा, साल भर वर्षा। मानसूनी वर्षा, गर्मी के दिन में वर्षा डब्लू। ठंड में वर्षा, ठंड में वर्षा एस, ठंड में वर्षा एस, याद रहेगा? ठंड में वर्षा एस। वर्षा याद हो गया? मरुस्थल निपटाते हैं। तापमान तो हो गया, वर्षा हो गया, अब क्या देखते हैं? मरुस्थल। इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको दे देगा कोई मरुस्थल, बस उसका कोड भरना रहेगा। क्या भरना रहेगा? कोड। आपको बस ये पता करना पड़ेगा कि वहां टेम्परेचर कितना रहता है, वर्षा कब होती है, मरुस्थल है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो दुइये को कोड में खत्म हो जाएगा, और अगर मरुस्थल है तो किस टाइप का मरुस्थल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मरुस्थल देखा जाए, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल डब्ल्यू, शुष्क मरुस्थल हॉट मरुस्थल एच, गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल टुंड्रा, टुंड्रा ठंडा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल गर्म मरुस्थल। याद हो गया? भूल जाएंगे? देखिए ध्यान से बोलो, एक बार देखिए ध्यान से, फिर हम आपको लिखवाते हैं। लिखने के लिए देंगे, पहले इसको ध्यान से देखिए। गोबी मरुस्थल को डब्लू लिख सकते हैं, बिल्कुल। गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। क्या होगा? ठंडा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल है। और ये टुंड्रा है। ठंडा और टुंड्रा में बहुत का अंतर होता है। अभी हम लोग के यहाँ ठंडा का दिन आया कि टुंड्रा का दिन आ गया, मर जाएंगे लोग टुंड्रा में। ठंडा में खूब से खूब -10 जाएगा, -5 जाएगा, और -50 से नीचे बातें नहीं करेगा टुंड्रा। आगे बढ़े, याद हो गया कोड? तापमान के आधार पर बता देंगे। शुष्क, शुष्क बी, शुष्क उष्ण और आर्द्र, समशीतोष्ण शीत, टुंड्रा, टुंड्रा सबसे ज्यादा ठंडा किसमें पड़ता है? टुंड्रा में पड़ता है सबसे ज्यादा, टुंड्रा में। आगे बढ़े, वर्षा के आधार पर बताएंगे। गर्मी के दिन में वर्षा,
गर्मी के दिन में वर्षा, डब्ल्यू के दिन, गर्मी के दिन में वर्षा, ठंड में वर्षा। एगो लड़की करिए होगा, मरुस्थल में चल गई, वर्षा छोड़ के मरुस्थल में चल गई। गर्मी के दिन में वर्षा, हाँ, ठंड में वर्षा, साल भर वर्षा, मानसून में वर्षा। बताइए यूपी, बिहार और दिल्ली वर्षा के हिसाब से किस में जाएगा? वर्षा के हिसाब से, हाँ, अब मरुस्थल के हिसाब से भरवे नहीं, मरुस्थल नहीं हम लोग क्या भरेंगे कहां से हम? ताप के आधार पर गर्मी के दिन में बारिश होती है कि नहीं? तो उष्ट और आप ए एम क्या हो जाएंगे? ए एम न हो जाएंगे? आगे बढ़े, मासीराम एफ में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? एफ में। उधर किस में जाएगा? ए में। मासीराम में तो वर्ष भर वर्षा होती है, एफ में चला जाएगा। आगे बढ़े, मरुस्थल का कितना होता है? 4। शुष्क मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, टुंड्रा। टुंड्रा, कॉपी खोलिए, लिखिए तापमान, वर्षा और ये अपने से फटाफट सबका कोड लिखिए। हम बस ऐसे चार्ट बना देते हैं। ताप के आधार पर, वर्षा के आधार पर और मरुस्थल के आधार पर फटाफट लिखिए। वर्षा की पहले कैटेगरी लिखिए, तापमान की कैटेगरी, मरुस्थल की कैटेगरी, फिर उस कैटेगरी के बाद उस कैटेगरी का कोड। लिख लिया? बिहार दरोगा का बैच कब से लेंगे? ये पढ़ो, जब बैच आ जाए, फॉर्म आ जाएगा, टारगेट बैच दे देंगे। फाउंडेशन वाला पूछता है ऐसे कि बैच कब देंगे, तो इस आगे बढ़े।
मिलाइए आप लोग, मिलाएं। देखिए एक एक करके पहले मिलाइए, पहले वर्षा वाला तापमान वाला मिलाइए। बन गया बाबू, आप बना सकते हैं। हम आपको एक जगह देते हैं, आप उसका कोड बनाइए। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल का कोड मरुस्थल में तो एच हो जाएगा, चलिए वर्षा में तो हो जाएगा क्या? ए अभी समुद्र के किनारे है, इसलिए समुद्र के किनारे वाला भाग ए। क्योंकि सहारा मरुस्थल बहुत बड़ा भाग है, उसे एक कोड में आप कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 11 देशों में फैला है। आप खुद से तो देखिए, जो मरुस्थल 11 देशों में फैला है, क्या उसकी जलवायु शुरू से लास्ट तक एक ही जैसे रहेगी? उसके कई भाग है, चेच मरुस्थल, नुबियन मरुस्थल, तो उसके अलग अलग हिस्सा। लेकिन जो समुद्र के पास है वो कैसा रहता है? आर्द्र। और जो समुद्र से दूर है वो कैसा रहता है? शुष्क। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसके कुछ भाग ए हैं और कुछ भाग बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब नेक्स्ट क्लास हम आगे करेंगे मंडे को।